गाय। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गाय लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है? बहन जी, आपकी तीनों गायें मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर। मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते। हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं। किसी ने इन पर रंग लगा है। कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। वो काफ़ी मेहनती था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अच्छी कमाई नहीं कर पाता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिताजी ने उसे यह काम सिखाया था। उसका एक भाई था किशन। किशन शहर में रहता था और वहाँ पर कई तरह के गलत धंधे किया करता था, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे थे और वो बड़े ही शानो शौकत से रहा करता था। लेकिन किशन बहुत ही बेईमान और लालची था। मोहन की दुकान सड़क के बिल्कुल ही पास थी। इस कारण किशन की नज़र हमेशा अपने भाई मोहन की दुकान पर लगी रहती थी और वो किसी न किसी तरह से उस दुकान को हथियाना चाहता था। एक दिन किशन मोहन के पास आकर उससे कहता है, अरे भाई, तुम्हारी हालत तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है। अरे तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? शहर आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कितने शान से रहता हूँ। नहीं भैया, हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही गुजारा किया है और मुझे और आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। देखो तो कितने प्यारे बर्तन बनते हैं। मेरा इससे सही गुजारा हो रहा है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। अब तो सरकार हम जैसे कारीगरों को काफी बढ़ावा दे रही है। उसकी बात सुनकर किशन कहता है, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार और ये तुम्हारा काम पता नहीं कब तक चलेगा।
चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर जब तुम्हारा दिल करे ये दुकान मुझे दे देना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किशन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रात में आकर मोहन की दुकान में आग लगा देता है और मोहन के सभी बर्तन और सामान जलकर राख हो जाता है। मोहन का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो अपने सुध-बुध गंवा चुका था और बेसुध होकर जंगल में कहीं भी चला जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार आदमी मिलता है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसकी बहुत खातिर करता है। कुछ ही दिनों में वो आदमी ठीक हो जाता है और उसे ऐसा कहकर चला जाता है कि उसकी समस्या का हल उसी पेड़ के नीचे है जहाँ वो उसे मिला था। उस आदमी के जाने के बाद मोहन सीधा उसी पेड़ के नीचे जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पेड़ पर तरह तरह के बर्तन टंगे हुए थे। सोने, चांदी और मिट्टी के बर्तन, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन भी। मोहन मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद करता है और वो सारे बर्तन उस पेड़ से उतार लेता है और अपनी दुकान की साफ सफाई कर कर वहाँ बेचने लगता है। देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और सोने, चांदी और एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों से उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है, जिससे वो फिर से अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर देता है। और अब वो मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ सोने, चांदी, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन भी बेचने लगा था, जिससे वो माला माल हो गया था। और अभी भी कभी कभी वो जादुई पेड़ उसे तरह तरह के बर्तन देता था। मोहन अपनी नेकदिली और सच्चाई के कारण दिन पर दिन उन्नति कर रहा था और इधर किशन को उसके गलत धंधों के कारण पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे जेल की सजा हो गई थी। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया। बैट को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर लाकर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से लाकर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए। महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो तुम? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं लाके दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नज़र घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो, मैंने कहा था ना तुम्हें एक की जगह मैं 2 बैट ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बैट देखकर सुशील बहुत ही खुश होता है
और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका गांव के साथ हाईवे पर एक बहुत बड़ा ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता था और लोगों को बड़े ही प्यार से खिलाया करता था। अरे टेबल नंबर 10 पर खाना लगा भाई, देख लो कितने भूखे हैं। और तम्मी जाकर टेबल नंबर 8 पर खाना लगा, देख वहाँ पे बाबूजी बैठे हैं। उसका प्रेम भाव और स्वादिष्ट खाना देखकर वहाँ से आने जाने वाले हमेशा उसी के ढाबे में आकर खाना खाया करते थे। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था। परीक्षा पास करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था, जिसमें काफ़ी पैसे लगने वाले थे। पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तो करो। लेकिन पापा इसकी फीस तो काफ़ी है। अरे तू फिक्र मत कर, पापा सब देख लेंगे। किशोर अगले ही दिन गांव के बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से लोन की बात करता है। बैंक मैनेजर किशोर का एजुकेशन लोन पास कर देता है और किशोर पैसे लेकर अपने बेटे को इंजीनियरिंग के लिए शहर भेज देता है। गांव में ही रहने वाला कमल किशोर की तरक्की से बहुत जलता था। ये किशोर न जाने क्या घुट्टी पिलाता है सबको। देखो तो बैंक ने उसे लोन भी दे दिया और मैं जाता हूँ तो मुझे मैनेजर मना कर देता है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कमल यही सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ा उससे जा टकराया। अबे बूढ़े देखकर नहीं चल सकता क्या? और टकराते ही उस बूढ़े के हाथ से एक छोटा सा पुराना सा लोहे का बक्सा गिर पड़ा, जिसे देखकर कमल ने हंसते हुए जोर की लात मार दी। तभी अचानक सामने से किशोर आ गया और उसे वो बक्सा देते हुए कहा, बाबा ये लो आपका बक्सा, आप भूखे लग रहे हो, अरे चलो मेरे ढाबे में, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। और किशोर उन्हें अपने साथ अपने ढाबे पर ले गया। उसने उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया। जाते हुए उस बूढ़े ने किशोर से कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये बक्सा तुम रख लो, ये मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। और वो किशोर को वो बक्सा देकर चला गया। किशोर ने वो बक्सा संभालकर अपने ढाबे में रख दिया। और इधर कमल ने मौका पाकर एक दिन किशोर के ढाबे और घर पे चोरी की और सारा पैसा सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो गया। ये देखकर किशोर को बहुत ही दुख हुआ और उसे अब बैंक का लोन चुकाने की चिंता सताने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र बूढ़े द्वारा दिए गए लोहे के बक्से पर पड़ी और वो बक्सा लेकर अपने घर आने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, वो बक्सा उसके हाथ से गिर गया और गिरते ही वो बक्सा एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। ये देखकर किशोर हैरान रह गया। उस रेस्टोरेंट के अंदर सारे रोबोट काम कर रहे थे और वहाँ के गल्ले में किशोर की चोरी का सामान था। और वहाँ पर उसने देखा कि कमल एक खंबे से बंधा हुआ है। किशोर को देखते ही कमल ने उससे माफ़ी मांगी और उसे बताया कि जैसे ही वो चोरी कर कर निकला था, एक जादुई बूढ़े ने उसे इस बक्से के अंदर बंद कर दिया। अब किशोर सारी बात समझ चुका था। उसने कमल को पुलिस के हवाले कर दिया। अब किशोर के एक नहीं दो ढाबे थे, एक इंसानों द्वारा काम करने वाला ढाबा और एक रोबोट द्वारा काम करने वाला ढाबा। उसके दोनों ढाबे बहुत चलने लगे और वह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा।